हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम लोग रिवाइज करेंगे हमारा क्लास 12 का जो इंग्लिश कोर है उसका, जो हमारा पहला बुक है ना फ्लेमिंगो, इसका फर्स्ट चैप्टर को। ठीक है, आज हम लोग इस चैप्टर का कंप्लीट समरी जो है उसको डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इस कहानी में हम लोग को क्या पढ़ना है। ठीक है, देखिए बात है 1870 से 71 का, यानी कि ये साल चल रहा था 1870 से 71 का, जिस समय फ्रांस और प्रोसिया के बीच में युद्ध चल रहा था। और उस समय पे ये जो प्रोसिया है ना, ये 3 देशों से मिलकर बना था, जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया से। इन 3 देशों से मिलकर प्रोसिया बना था। इस युद्ध में फ्रांस जो है वो हार जाता है प्रोसिया से। ठीक है, यानी कि फ्रांस हार जाता है और प्रोसिया जीत जाता है। और प्रोसिया जैसे ही जीत जाता है तो क्या होता है ना कि ये जो जर्मनी है, क्योंकि जर्मनी उस समय प्रोसिया का ही हिस्सा हुआ करता था, तो जर्मनी के बर्लिन से ये ऑर्डर पास किया जाता है कि अब से फ्रांस के 2 जिले, ठीक है, 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस, कौन कौन से, एल्सेस एंड लॉरेन, इन दोनों जिलों में सिर्फ और सिर्फ जर्मन भाषा को सिखाया और पढ़ाया जाएगा वहाँ के स्कूलों में। तो देखिए ये जो है ये फ्रांस है और इसके इस तरफ है जर्मनी। ठीक है, और यहीं पे ये जो पूरा प्रोसिया है ना, ये इधर ही था। तो जैसे ही फ्रांस हार जाता है ना, तो देखिए ये फ्रांस के बॉर्डर के पास ही है, ये एल्सेस और लॉरेन, ये दोनों जिले हैं यहीं पे। तो प्रोसिया के द्वारा क्या किया जाता है, इन दोनों जिलों को इस तरह से अपने कब्जे में ले लिया जाता है। ठीक है, और फिर जर्मनी से ये ऑर्डर आता है कि अब से इन दोनों जिलों के सारे स्कूलों में सिर्फ और सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाया जाएगा। तो जब यहाँ से ये ऑर्डर आ जाता है तो उसके बाद पूरे फ्रांस में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, उस चीज़ को हम लोग इस कहानी में पढ़ेंगे कि किस तरह से उस देश का जो भविष्य है वो बदल जाता है, वहाँ के रहने वाले लोगों का भविष्य बदल जाता है। चलिए अब हम लोग कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग जान चुके हैं कि फ्रांस और प्रोसिया के बीच में चल रहे इस युद्ध में जो फ्रांस है वो हार चुका है और फ्रांस के सारे लोगों को, यानी कि पूरे फ्रांस को गुलाम बना लिया गया है प्रोसिया के द्वारा। अब कहानी शुरू होती है और हम लोग देखते हैं एक छोटे से बच्चे फ्रेंच को। इसका क्या नाम है, फ्रेंच। और ये जो फ्रेंच है ना, ये थोड़ा आलसी टाइप का बच्चा है, इसको पढ़ाई लिखाई स्कूल जाने में उतना मन नहीं लगता है। तो उस दिन जब वो स्कूल के लिए उठता है तो वो ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका था स्कूल के लिए। तो वो जल्दी जल्दी रेडी होता है अपने स्कूल के लिए और वो मन में सोचता है कि आज का जो मौसम है ये कितना अच्छा मौसम है, कितना प्यारा मौसम है, चारों तरफ जो है पेड़ पौधे बहुत खिलखिला रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे नीचे जो प्रोसियाई सैनिक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं फ्रांस जो है वो गुलाम बन चुका था, तो वहाँ प्रोसिया के जो सैनिक है वो लोग नीचे रोड पे मार्च कर रहे थे। ठीक है, वहाँ के सोल्जर्स। तो फ्रेंच जो है वो ये सब देख के उसको लगता है कि आज का मौसम कितना सुंदर है, तो क्यों ना आज मैं स्कूल छुट्टी कर देता हूँ और सारा दिन इधर उधर घूम के ही बिता दूंगा। और तो और वो क्या किया था ना, वो होमवर्क भी नहीं किया था, उसको उसके स्कूल टीचर के द्वारा होमवर्क दिया गया था, किसमें, पार्टिसिपल्स में, लेकिन वो उसको कंप्लीट नहीं किया था। ठीक है, तो इस वजह से उसको कहीं ना कहीं डर भी था कि स्कूल जाने के बाद उसको डांट पड़ने वाला है, इसलिए वो ऐसा सोचता है कि आज मैं इधर उधर सारा दिन घूम कर बिता देता हूँ। लेकिन फिर वो सोचता है कि ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा और फिर वो हिम्मत करके स्कूल जाने के लिए रेडी होने लगता है। तो जब वो स्कूल जाने के लिए रास्ते में होता है तो वो पहुंचता है टाउन हॉल के पास। ठीक है, तो जब वो टाउन हॉल के पास पहुंचता है ना, तो वो देखता है कि टाउन हॉल के सामने में एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ रहता है। बुलेटिन बोर्ड बोले तो नोटिस बोर्ड, ठीक है, जहाँ पे किसी तरह का कोई नोटिस वगैरह चिपकाया जाता है। तो वो देखता है कि उस नोटिस बोर्ड के सामने बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है। तो वो उस नोटिस बोर्ड को देखकर सोचता है कि हम लोग के पास अभी तक 2 सालों से, ठीक है, यानी कि पिछले 2 सालों से जितना भी बुरा खबर आ रहा है ना, वो इसी बुलेटिन बोर्ड के थ्रू आ रहा है। जैसे कि हारे हुए सैनिक, यानी कि क्योंकि फ्रांस जो है वो हार चुका था, तो जितने भी हारे हुए सैनिक थे उन लोगों के बारे में उसी नोटिस बोर्ड पे आया करता था। या फिर अगर प्रोसिया को किसी तरह का कोई ऑर्डर लाना रहे फ्रांस के लिए, तो फिर वो सारा का सारा जो भी नोटिस वगैरह आता था इसी बुलेटिन बोर्ड के थ्रू आता था। तो फ्रेंच वो देख के सोचता है कि अब ऐसा क्या हो गया होगा, अब ऐसा कौन सा बुरा खबर आया होगा कि अब यहाँ पे इतना ज़्यादा आज के दिन भीड़ लगा हुआ है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि वो स्कूल के लिए लेट हो रहा था, इसीलिए उसके पास इतना समय नहीं होता है और वो जल्दी से वहाँ से दौड़कर निकल जाता है। अब जब वो अपने स्कूल पहुँचता है ना, तो वो देखता है कि पूरा स्कूल जो है वो बहुत ज़्यादा सन्नाटा है। ठीक है, और तो और पूरा स्कूल का जो फील्ड है वो भी पूरा सन्नाटा है। ठीक है, कहीं पे कोई भी नहीं है। तो
तो उसको ये सब बड़ा अजीब लगता है। वो सोचता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि आज संडे हो, यानी कि आज स्कूल की छुट्टी हो, लेकिन ऐसा था नहीं। अब फ्रेंच डरते हुए अपने स्कूल में एंटर करता है और वो क्लास की खिड़की से अपनी क्लास को देखता है, ठीक है। तो वो नोटिस करता है कि सारे बच्चे अपनी अपनी सीट पर बैठ गए हैं और उसके जो टीचर है ना एम हेमेल, अब यहाँ से उसके टीचर के बारे में स्टार्ट होता है और उसके जो टीचर है उनका नाम है एम हेमेल, ठीक है। आप लोग इस नाम को याद रखिएगा। एम हेमेल जो है इनका कैरेक्टर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस पूरे कहानी में। तो फ्रेंच बताता है कि जब वो स्कूल पहुंचता है तो वो देखता है पूरा क्लास जो है अपनी अपनी सीट पर बैठ गया है, सारे बच्चे बैठे हुए हैं और उसके जो टीचर है एम हेमेल वो एक छड़ी लेकर इधर उधर घूम रहे हैं और सभी कोई बिल्कुल शांत है। फिर वो डरते हुए अपनी क्लास में एंटर करता है और उसके टीचर उसको देख लेते हैं। कौन देख लेते हैं? एम हेमेल, ठीक है। तो उसके टीचर जो है एम हेमेल वो उसको देखकर बोलते हैं, अरे नन्हे फ्रेंच, अच्छा हुआ तुम आ गए, नहीं तो हम लोग तुम्हारे बिना ही क्लास शुरू करने वाले थे, तो जल्दी से जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ। और फ्रेंच जो है जब वो ये बातें सुनता है ना अपने टीचर का, तो वो शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि अरे हमारे टीचर एम हेमेल इतने ज़्यादा सॉफ्ट नेचर के तो नहीं थे, ये तो हमेशा बच्चों को डांटते रहते हैं, फिर आज इनका जो नेचर है वो इतना ज़्यादा पोलाइट कैसे है, ठीक है। जब फ्रेंच अपनी सीट पर जाकर बैठता है ना तो वो नोटिस करता है कि आज उसके जो टीचर थे एम हेमेल वो बड़े अच्छे से तैयार होकर आए थे, ठीक है, बहुत अच्छे से रेडी होकर आए थे। उनके सर पे एक बड़ा सा हैट था, वो एक कोट पहने हुए थे और बहुत अच्छे से रेडी होकर आए थे, जैसे लग रहा है कि वो किसी इवेंट में जाने वाले हों। लेकिन रेगुलरली तो वो इतने अच्छे से तैयार होकर नहीं आते हैं, क्या आज कोई खास बात है? और यहाँ पे वो एक और चीज़ नोटिस करता है। वो देखता है कि पीछे के जो बेंचेस थे, ठीक है, जो कि हमेशा खाली हुआ करते थे, आज उन बेंचेस पे गांव के बूढ़े बुजुर्ग लोग आए हुए हैं और बैठे हुए हैं। अब वो ये देखकर और ज़्यादा हैरान हो जाता है कि क्या अब से ये बूढ़े बुजुर्ग गांव के लोग भी हम लोग के साथ पढ़ाई करने आए हैं क्या? अब से ये लोग भी पढ़ाई करना शुरू कर रहे हैं क्या, ठीक है। और उसको ये सब कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, आज का दिन जो है इतना अजीब क्यों है। और फ्रेंच के मन में ये सारा खिचड़ी पक ही रहा था, वो सोच ही रहा था कि ये सब आखिर चल क्या रहा है, ठीक है। तभी उसके जो टीचर है एम हेमेल वो अपनी कुर्सी से खड़े होते हैं और बोलते हैं कि प्यारे बच्चों, आज का जो आप लोग का क्लास है वो आप लोग का लास्ट क्लास है और आज का जो हमारा लेसन है वो हमारा लास्ट लेसन है, ठीक है। और इसीलिए इस कहानी का नाम पड़ा है द लास्ट लेसन, ठीक है। तो फ्रेंच ये सुनकर एकदम चौंक जाता है। वो सोचता है कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं। फिर सर आगे बताना शुरू करते हैं कि क्योंकि हमारा देश फ्रांस जो है वो हार चुका है और इसीलिए बर्लिन से ये ऑर्डर आया है, जर्मनी के बर्लिन से ये ऑर्डर आया है कि अब से फ्रांस के 2 जिले यानी कि एल्सेस और लॉरेन, इन दोनों जिलों में सिर्फ और सिर्फ जर्मनी भाषा पढ़ाया जाएगा, ठीक है, इन दोनों जिलों के स्कूलों में। और इसीलिए कल से आप लोग का नया जर्मन लैंग्वेज का टीचर आ जाएगा और आज हम लोग का लास्ट लेसन है यानी कि लास्ट क्लास है। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप सारे बच्चे आज के क्लास को बहुत ही प्यार से और ध्यान देकर पढ़ें। और जैसे ही फ्रेंच ये सब सुनता है ना वो बिल्कुल चौंक जाता है, बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है और वो एकदम सोचने लगता है कि अचानक से ये सब क्या हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया, ठीक है। वो बताता है कि ये सारे के सारे जो एम हेमेल के वर्ड्स थे ना, ये सुनकर मुझे ऐसा लगा कि मेरे ऊपर बिजली गिर गई हो, ठीक है। मेरे लिए ये सारे के सारे वर्ड्स बिल्कुल थंडर क्लैप के समान थे। अब हम लोग जानते हैं कि फ्रेंच को पढ़ाई लिखाई उतना पसंद नहीं था, है ना, उसको स्कूल जाना भी उतना पसंद नहीं था। लेकिन अब जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, उसको बहुत ज़्यादा मन में गिल्टी फील होने लगता है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करने लगता है वो कि ये सब अचानक से क्या हो गया। अभी तो मेरी मातृभाषा को मैंने बोलना भी नहीं सीखा था, ना ही लिखना सीखा था, ना ही ठीक से उसको पढ़ना सीखा था, और ये सब अचानक क्या हो गया, क्यों ये लोग हमारी भाषा हमसे छीनना चाहते हैं, ठीक है। और ये सब सोचकर फ्रेंच बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और उसकी जितने भी पुरानी किताबें थी वो सब उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन अब उसके जो बुक्स थे वो सारे के सारे उसको ऐसे लगने लगते हैं जैसे कि वो सारे के सारे उसके पुराने दोस्तों के जैसे हैं, जिनसे कि अब वो चाह कर भी कभी नहीं मिल पाएगा। और अब जाकर उसके सारे डाउट्स यहाँ पे धीरे धीरे क्लियर होने लगते हैं। अब वो सोचने लगता है कि अच्छा, बुलेटिन बोर्ड के सामने इसलिए इतना भीड़ था क्योंकि सुबह यही बात आया था, नोटिस यही आया था कि अब से एल्सेस और लॉरेन इन दोनों जिलों के स्कूलों में सिर्फ और सिर्फ जर्मन भाषा सिखाया जाएगा और फ्रांसीसी भाषा को अब से वहाँ के लोगों को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। पूरा स्कूल इसलिए इतना सन्नाटा था क्योंकि सारे बच्चे, सारे लोग, सारे टीचर्स इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी थे। गांव के बूढ़े बुजुर्ग लोग उस दिन क्लास में इसलिए आए हुए थे क्योंकि वो लोग
अपनी भाषा को सम्मान देना चाहते थे और स्पेशली एम हैमेल को सम्मान देना चाहते थे, क्योंकि एम हैमेल पूरे 40 साल से उस स्कूल में पढ़ा रहे थे। ठीक है, और तो और एम हैमेल जो फ्रेंच के टीचर थे वो उस दिन इतने अच्छे से तैयार होकर इसलिए आए थे क्योंकि वो भी अपनी भाषा से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे और वो भी अपनी भाषा को सम्मान देना चाहते थे। ये सब सोचकर फ्रेंच बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और तभी फ्रेंच की बारी आती है पार्टिसिपल्स पढ़ने की। और हम लोग जानते हैं कि फ्रेंच को किस में होमवर्क दिया गया था, पार्टिसिपल्स में होमवर्क दिया गया था। तभी एम हैमेल उसके टीचर उसका नाम बुलाते हैं और बोलते हैं, प्यारे फ्रेंच अपनी सीट पर खड़े हो जाओ, अब पार्टिसिपल्स पढ़ने की बारी तुम्हारी है। तो वो अपनी सीट पर खड़ा तो हो जाता है लेकिन वो पढ़ ही नहीं पाता है और ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और अपने सर को झुकाकर बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करने लगता है। तो उसके जो सर है एम हैमेल वो उसको कहते हैं कि प्यारे फ्रेंच तुम दुखी मत हो, मैं समझ सकता हूँ कि तुमको ऑलरेडी कितना ज़्यादा बुरा लग रहा है कि आज के बाद तुम ऐसे भी अपनी भाषा को कभी सीख नहीं पाओगे। और इसमें गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं है, इसमें गलती तो हम सब की है, क्योंकि एम हैमेल कहते हैं कि गलती तुम्हारे पेरेंट्स की है, क्योंकि जब उन्हें तुम लोगों को स्कूल भेजना रहता था तब वो लोग बस कुछ पैसे कमाने के लिए तुम लोगों को खेतों में भेज दिया करते थे काम करने के लिए। ठीक है, ताकि कुछ पैसे आ जाएं, और ना ही तुम लोग को स्कूल भेजते थे और ना ही तुम लोग को ठीक से पढ़ाते थे। अगर वो लोग तुम लोग को समय से स्कूल भेजते तो आज तुम लोग अपनी भाषा को ज़रूर जानते। फिर वो कहते हैं कि और तो और इसमें गलती मेरी भी है कि जब मुझे किसी काम से कहीं बाहर जाना होता था तो मैं तुम लोगों को छुट्टी दे दिया करता था। फिर वो बताते हैं कि हमारी जो मातृभाषा होती है ना, वो दुनिया की सबसे सुंदर भाषा होती है, सबसे ब्यूटीफुल भाषा होती है ना। और ये जो हमारी मातृभाषा होती है ना, ये एक की के जैसी होती है, एक फ्रीडम की के जैसी होती है, क्योंकि जब लोगों को गुलाम बना लिया जाता है दूसरे देश के द्वारा या दूसरे लोगों के द्वारा, तो वो जो लोग हैं ना, वो लोग अपनी भाषा में बात करके उस गुलामी से छुटकारा पा सकते हैं, उस गुलामी से स्वतंत्र हो सकते हैं। कि जरा सोचो कि ये जो प्रसियाई सैनिक है, जब ये लोग हम लोग को बंदी बनाने के लिए आएंगे, जब ये लोग हम लोग को गुलाम बनाने के लिए आएंगे, तो ये लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे और सोचकर कितना हंसेंगे। कैसे हम लोग अपने आप को फ्रांसीसी कह सकते हैं जब हम लोग को अपना भाषा ही नहीं आता है। तो यहाँ पे एक कटाक्ष किया गया है, ठीक है, हम लोगों पे, या फिर ऐसे लोग जो कि अपने मातृभाषा को महत्व नहीं देते हैं। आज देखिए हमारे देश में भी क्या हो रहा है, हम लोग अपनी मातृभाषा संस्कृत को, हिंदी को छोड़कर बस अंग्रेजी के पीछे भागे जा रहे हैं पागलों के जैसे, है ना। वही अंग्रेजी के पीछे जिस अंग्रेजों ने हमारे देश पे इतना अत्याचार किया, हमारे देश को गुलाम बनाया, हमारे देश को पूरा बर्बाद कर दिया। इसलिए कहते हैं आप लोग से कि अंग्रेजी बोलना कोई स्मार्टनेस नहीं है, अंग्रेजी बोलना बहुत बड़ा बेवकूफ़ी होता है। ठीक है, क्योंकि जो हमारे घर को बर्बाद किया, हमारे देश को बर्बाद किया, हम लोग उन लोग का ही भाषा को कैसे बोल सकते हैं, है ना। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिए हिंदी बोलने का, संस्कृत बोलने का। संस्कृत सीखिए आप लोग, हिंदी सीखिए, क्योंकि देखिए हम लोग इस कहानी से सीख सकते हैं कि इस कहानी में फ्रांस के जो लोग हैं, ये लोग अपनी भाषा को ठीक से नहीं सीख पाए और ऐसा नौबत आया कि अब वो लोग को अपनी भाषा हमेशा हमेशा के लिए छोड़नी पड़ रही है। और अब जाके वो लोग को इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि अपनी मातृभाषा का क्या इम्पोर्टेंस होता है। उसके बाद एम हैमेल वहाँ के सारे बच्चों के लिए, वहाँ पे उस क्लास में जो भी लोग थे, ठीक है, बूढ़े बुजुर्ग बच्चे, उन सभी के लिए नए नए नोटबुक्स लाए थे और उन नोटबुक्स में लिखा हुआ था फ्रांस एल्सेज, फ्रांस एल्सेज। फिर एम हैमेल सारे बुक्स को सारे बच्चों में, सारे बूढ़े लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और सारे बच्चे बूढ़े लोग उसको पढ़ना शुरू करते हैं और उसमें लिखना शुरू करते हैं। तो जब वो लोग साइलेंट होके उस बुक में लिख रहे थे, उस नोटबुक में, तो वहाँ पे उस क्लास में इतना ज़्यादा साइलेंस था कि ऐसा फील हो रहा था कि उस क्लास में कोई है ही नहीं, बस पेंसिल से लिखने का आवाज़ आ रहा था। फ्रेंच देखता है कि एम हैमेल बहुत गुमसुम होकर अपने टेबल पर बैठे हुए हैं, क्योंकि आज के बाद वो कभी भी इस स्कूल में या इस क्लास में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि दूसरे दिन से वो लोग को उस जगह को छोड़ के जाना था। ठीक है, फ्रेंच कहता है कि मुझे एम हैमेल का पढ़ाना आज तक कभी भी अच्छा नहीं लगा था, लेकिन आज मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि ऐसा लग रहा है कि बस एम हैमेल पढ़ाते ही जाए और मैं बस पढ़ता ही जाऊं उनके पास। ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर जितना भी ज्ञान है, बस वो आज के आज ही सारा ज्ञान यहाँ पे सारे बच्चों को दे देना चाहते हों। सारे जो लोग हैं उस क्लास के सारे बच्चे रो रहे हैं और रोते रोते लिख रहे हैं। फ्रेंच जो है वो उदास होकर खिड़की की तरफ देखता है, तो वो नोटिस करता है कि खिड़की के स्कूल के जो छत है, ठीक है, स्कूल का जो छत है, छत पे कुछ पंछी, कुछ कबूतर बैठे हुए हैं और वो लोग चहचहा रहे हैं, यानी कि अपनी लैंग्वेज में
चहचहा रहे, गाना गा रहे हैं। तो फ्रेंच वो देखकर सोचता है कि क्या ये जो जर्मन्स है, ये लोग इनसे भी इनकी भाषा को छीन लेंगे और ये लोग इनसे भी जर्मन में गाना गवाएंगे। और हम लोग जानते हैं कि ऐसा करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कबूतरों से या पंछियों से उनकी आवाज़ को कोई भी नहीं छीन सकता है। ये यही दर्शाता है कि पंछियों के पास यानी कि उन कबूतरों के पास वो स्वतंत्रता है अपनी भाषा को बोलने की, जो कि अब फ्रांस के लोगों के पास नहीं रही, है ना। और ये सब सोचकर फ्रेंच और ज़्यादा दुखी हो जाता है। और इधर एम हेमेल पूरे क्लास को बस देखे जा रहे थे, घूरे जा रहे थे और उनके आंखों में आंसू थे। और एम हेमेल बहुत ज़्यादा दुखी मन से बच्चों को भी पढ़ा रहे थे। और फिर देखते ही देखते चर्च की घड़ी में 12 बज जाते हैं और क्लास की छुट्टी होने का समय हो जाता है। ये देखकर एम हेमेल अपनी कुर्सी से उठते हैं और वो क्या करते हैं, वो बोर्ड के तरफ मुड़ते हैं, ठीक है, और चौक उठाते हैं और बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं वाइव ला फ्रांस। ठीक है, वो क्या लिखते हैं, वाइव ला फ्रांस। इसका मतलब होता है फ्रांस अमर रहे। तो ये लिखकर एम हेमेल जो है वो बोर्ड के तरफ दीवार में अपने सर को झुकाकर खड़े हो जाते हैं, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। और वो कुछ कहना चाहते थे अपने क्लास से, अपने बच्चों से, लेकिन वो कह नहीं पाते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा उनका गला भर आता है कि वो कुछ कह ही नहीं पाते हैं। और बस वो इशारे से सारे बच्चों को कहते हैं कि आज का जो आपका लास्ट लेसन था फ्रेंच का, वो समाप्त होता है और अब आप लोग घर जा सकते हैं। और इसी सैड मोमेंट के साथ ये पूरी कहानी ख़त्म होती है। तो ये जो चैप्टर है द लास्ट लेसन, ये हम लोग को क्या सिखाता है, ये हम लोग को सिखाता है अपनी मातृभाषा से प्रेम करना, अपनी देश से प्रेम करना। क्योंकि अगर हमारे पास हमारी मातृभाषा नहीं होगी तो हम लोग अपनी मातृभाषा के बिना कुछ भी नहीं है। और अंग्रेज़ों ने सबसे पहले हमसे हमारी मातृभाषा ही छीन ली। इसीलिए आप लोग से कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी बोलिए, ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत सीखिए, ताकि हमसे हमारी मातृभाषा को कभी भी कोई छीन ना सके। आज का ये कहानी आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।